हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का GS बाई पंकज चैनल में। और आज हम जो है पारिस्थितिकी एंड पर्यावरण की जो क्लास है उसकी ऊर्जा प्रवाह से स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्लास है आज की। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक रूप से जो है दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है। अतः उत्पाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ तथा द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है। उत्पादकों की सकल उत्पादकता का जो लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। लिंडमान ने जो है 1942 में 10% का नियम यानी कि परसेंटेज दिया था। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में भार में रूपांतरित करता है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। पारतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का रेखांकित चित्र है, ये डायग्राम है। इसके में जो है सूर्य का प्रकाश उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी। ऊर्जा का प्रवाह इनमें जो है क्रमांक के अनुसार हो रहा है। पोषण स्तर क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। ये इस प्रकार हैं। पोषण स्तर एक, आधार पोषण स्तर स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक। पोषण स्तर 2, प्राथमिक उपभोक्ता। पोषण स्तर 3, द्वितीयक उपभोक्ता। पोषण स्तर 4, सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता। उच्चतम पोषण स्तर अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स होते हैं। उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखांकित जो है निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब में जीवभार का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो है डायग्राम में आपको तालाब में जीवभार का पिरामिड दिख रहा होगा सबसे जो है बॉटम पे, और जो है आपको यहाँ पे हाईएस्ट पे जो है बड़ी मछलियाँ 1000 किलोग्राम, छोटी मछलियाँ 100 किलोग्राम और क्रिस्टेशियन 25 किलोग्राम और प्लैंक्टन्स 5 किलोग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। जीवभार का पिरामिड यहाँ पे उल्टा बनता है। आइए प्रश्न कोश देखते हैं MCQ। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक जो है स्रोत है, तो ये स्रोत है सौर ऊर्जा। UPPCS मेंस 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल होता है वो सौर ऊर्जा होता है। UPBEO जो है खंड शिक्षा अधिकारी प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इसमें से ऑप्शन ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये कथन जो इसमें सही है। UPPCS प्री री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। 10% नियम किससे संबंधित है? तो 10% नियम जो है ये ऊर्जा को खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, इससे रिलेटिव है। छत्तीसगढ़ PCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है यहाँ पे 10% ऊर्जा का जो ह्रास का जो फॉर्मूला है ये लिंडमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था।
किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का घोतक है। समुद्र में जैव मात्रा जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा उत्पाद प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात जो है घटती है। ये जो है यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तित करती है तब उसका कुछ ह्रास यानी कि घटती है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसीलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो घटती है। अभी जो आंसर बताया था इसका यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो ये प्राप्त है सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरियस को। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो ये उलट जाता है तालाब में। वायुमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है समुद्र में। आरएएस आरटीएस प्री एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट नोट्स है जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन। जैव वानिकी अर्थात वायोनोमिक्स शब्द वायु तथा नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। वायु शब्द का तात्पर्य जीव व जीवन से है, जबकि नोमिक्स का जो है ग्रीक शब्द नोमिस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है नियम यानी कि लॉ। इस प्रकार वायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। जैविक आवर्धन, ध्यातव्य है कि जब कुछ प्रदूषण आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैसे जैव अनिम्नकरणीय होते हैं, इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव होता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर सबसे अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं इसके एमसीक्यू। जैव वानिकी वायोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी 2 और 3 कथन सही है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा, तो ये होगा सांप में। खाद्य श्रृंखला डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर सबसे अधिक व तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। चूंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण से जो अब तक के पूछे गए क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। यूपीपीसीएस प्री 2012 और 2020 में जो है लगातार पूछा गया क्वेश्चन था। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है, तो यह है ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था।
फास्फोरस चक्र में वायु फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फॉस्फेट खनिज के रूप में होता है। उल्लेखनीय है कि यह कटाव एवं खनन गतिविधियों में अपक्षय चक्र में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 3, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? तो ये ऑप्शन सी, जल की सीमाओं में एवं आग के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमणीय प्रवस्थाओं का सही क्रम है? तो ऑप्शन सी, नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। क्वेश्चन जो है 4 का ए आंसर सही है। ये इसका डायग्राम है। ओडम नामक वैज्ञानिक के अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया है। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है। बॉटम पे स्थिरीकरण है, उसके बाद प्रतिक्रिया, आस्थापन, प्रवास और नग्नीकरण सबसे हाई है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो इसका जो प्रयोग था ये सबसे पहले किया था ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉन डब्ल्यू वेनेट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है शीयर। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शीयर कहते हैं। पारिस्थितिकी आंदोलन से संबंधित अब तक के पूछे गए क्वेश्चन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का एक नारा है। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से संबंधित है। तो नेक्स्ट जो है अगली नेक्स्ट स्लाइड है अपनी अगली, पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। तो इसके जो है अब तक के पूछे गए क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है, तो इसकी माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो ऑप्शन ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति के बराबर होता है। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो ऑप्शन सी, पोषक चक्रण और फसल परागण जो एक समर्थन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यह है यूकेलिप्टस। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का एक उदाहरण है ऑप्शन ए, तालाब एवं दलदल। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन सी, महासागर। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है ऑप्शन डी, समुद्र। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। यूपीआरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था अर्नीस्ट नैश ने। क्वेश्चन नंबर 9, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। यूपीआरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया था। मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, ये किया था ग्रीनेल ने। किसने? ग्रीनेल ने इसको प्रतिपादित किया था। ये मिलाने के लिए है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जनजातियों एवं पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता और वन संरक्षण।
इसका सही आंसर जो है स्टार वाला क्वेश्चन था ये। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण में सुधार के लिए वर्ष 1986 में पारित किया गया। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम दिसंबर 2006 में पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन इसका सही आंसर है। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी कि अपवेलेंस क्षेत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों में समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी केवल 2 सही है, पोषकों को सतह पर लाकर। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो, दोनों ही कथन इसमें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ऑप्शन डी सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। आर कौन सा है? तो आर है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो नेक्स्ट वीडियो में जैव विविधता से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।